बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल दौरे की। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दो बड़े शहरों वाराणसी और गोरखपुर में कार्यक्रम करके लोकसभा चुनाव के रण का आगाज करने जा रहे हैं। पूर्वांचल एक बार फिर से बीजेपी की रणनीति के केंद्र में है, जिसके लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2024 के रण में जीत हासिल करने के लिए पीएम आज गोरखपुर और वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी करीब 2:30 बजे रायपुर से यूपी के गोरखपुर पहुंचेंगे और दोपहर में गोरखपुर में गीता प्रेस शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के बाद पीएम एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3:40 पर गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एक सांसद की तरह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यहाँ वो कुल 18 परियोजनाओं का लोकार्पण और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और पीएम मोदी पूर्वांचल की जनता को 12,110.24 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नजर पूर्वांचल में पैठ बढ़ाने की है। गोरखपुर और वाराणसी में आज होने वाले इन कार्यक्रमों की धमक निश्चित तौर पर बिहार और कुछ हद तक झारखंड तक सुनाई देने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिनों की यात्रा पर छत्तीसगढ़, यूपी, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 36 घंटों में और 5 शहरों में करीब 1 दर्जन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसकी शुरुआत रायपुर से होनी है। पीएम मोदी के 4 राज्यों के दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से होगी। प्रधानमंत्री सुबह 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां वो साइंस कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पीएम की सभा को विजय संकल्प जनसभा का नाम दिया गया है। इस दौरान पीएम करीब 7600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश का दूसरी बार पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में पहली यात्रा है। इसी साल के अंत में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद बीजेपी साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर हो गई थी, जिसके बाद यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है और कहा कि उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4.5 साल बाद आए तो छत्तीसगढ़ के साथ लगातार काम करते रहते तो फर्क पड़ता, ज्यादा फर्क पड़ता। ये तो आ रहे हैं, चले जाएंगे, एक गेस्ट बतौर हैं। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे रायपुर में रहेंगे, जिसके बाद वो 12:40 पर रायपुर से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और न्यूज एंड व्यूज में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में आज सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा। राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आया फैसला बरकरार रहेगा या फिर राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिल जाएगी, इसका फैसला आज हो जाएगा। दरअसल सूरत की अदालत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आने के बाद उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था और वेकेशन के बाद फैसला देने की बात कही थी। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरनेम पर सवाल उठाए थे, जिसे लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्य अयोग्य करार दे दिया गया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट गए थे। और ऐसे में अगर राहुल गांधी के खिलाफ आए सूरत की कोर्ट के सजा के फैसले पर रोक लग जाती है तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की अयोग्यता का मामला पलट सकता है। अगर निलंबन पर रोक नहीं लगती तो राहुल गांधी के पास गुजरात हाई कोर्ट की ही हायर बेंच के सामने अपील करने का विकल्प रहेगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बदलाव और सेंट्रल कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को अपने आवास पर अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग की। छत्तीसगढ़ से लौटते ही गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम मोदी आवास पर करीब 4 घंटे की इस बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच कई मुद्दों पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच प्रधानमंत्री आवास पर कई घंटों तक चली मैराथन बैठक में पार्टी की राष्ट्रीय टीम में किए जाने वाले बदलाव के साथ ही कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पिछले कई दिनों से बीजेपी के टॉप लीडर्स लगातार बैठकें कर रहे हैं। हाल ही में अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने कई दौरे की मीटिंग की थी। माना जा रहा है कि तीनों नेताओं ने इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की थी।
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में कैबिनेट में फेरबदल को लेकर बात हुई थी। इसके बाद तीनों नेताओं ने पीएम मोदी के साथ उनके आवास पर 28 जून को भी बैठक की थी। फिर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ 3 जुलाई को मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेगी। और अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है और हादसे की खबर है। बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है और इस हादसे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की खबर मिल रही है। ये बस सूरजपुर से रायपुर आ रही थी। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई इस हादसे में। जरा तस्वीर देखिए आप और अनुमान करिए कि यह हादसा कितना भयावह था। ये बस की हालत देखिए आप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से बड़ी खबर। बिलासपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। बस की हालत देखिए। इस बस में सवार थे 2 बीजेपी कार्यकर्ता, उनकी जान चली गई है। सूरजपुर से रायपुर आ रही थी बस। रायपुर में ही आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी है और ये बस सूरजपुर से रायपुर आ रही थी। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई है इस हादसे में, इस भयावह हादसे में। बस और ट्रक की भिड़ंत, 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई है। तो बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आपके सामने। टक्कर के बाद देखिए बस के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। सुबह 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये हादसा हुआ और 2 बीजेपी कार्यकर्ता जिनकी मौत हो गई इस हादसे के बाद और कई यात्री घायल भी बताए जा रहे हैं। बिलासपुर में ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रायपुर ये बस जा रही थी। आज रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम भी होना है, लेकिन उससे पहले ये दुखद हादसा। बिल्कुल, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, सुबह 4:30 बजे यह हादसा हुआ। रेस्क्यू के लिए लोग कब पहुंचे? जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? देखिए, जो घायल है उनको पास के ही रतनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है और इस बस में 47 लोग सवार थे, जिसमें से लगभग 12 लोग घायल हुए हैं और 12 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई है और मौत होने वाले लोगों के नाम भी आ गए हैं। उसमें एक का नाम था रूपदेव सिंह और दूसरे का नाम था सजन सिदार। ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे, विश्रामपुर मंडल के कार्यकर्ता थे सूरजपुर के। उनकी मौत हो गई है। इसके बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। सुबह तक उनकी बॉडी बस में ही थी। उसके बाद उस बॉडी को रिकवर करके हॉस्पिटल लेके पहुंचाया गया है और अब जो गंभीर रूप से घायल है उन सभी को बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष है, वो सूरजपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं और ये हादसा अंबिकापुर के नेशनल हाईवे में हुआ है और ये लग्जरी बस रात को निकली थी, क्योंकि रायपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा होने वाली है। इसमें बीजेपी ने 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया था, तो प्रदेश भर से लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश की जा रही, इसीलिए रात को ही यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता रायपुर आ रहे थे। लेकिन अंबिकापुर नेशनल हाईवे के पास, उसके हाईवे में बिलासपुर के रतनपुर के पास हादसा हुआ और ट्रक जाकर टक्कर हो गई, जिसके बाद बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। सुबह 4:30 बजे हादसा हुआ। 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत की खबर है। बिल्कुल, आगे बढ़े और बात करें कि बीजेपी की रणनीति सिर्फ सरकार और संगठन में बदलाव की नहीं है, बल्कि चुनावी मुकाबले में विपक्ष के प्लान को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने अभी से माइक्रो लेवल पर मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 2024 का मोर्चा फतह करने के लिए बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति पर उतर आई है। ऐसा पहली बार है जब पार्टी के कामकाज को आसान बनाने के लिए संगठन स्तर पर बीजेपी ने देश को 3 सेक्टर में बांटा है। नॉर्थ रीजन में उत्तर प्रदेश समेत 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। साउथ रीजन में महाराष्ट्र समेत 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और ईस्ट रीजन में बिहार, असम समेत 12 राज्य शामिल हैं। संगठन स्तर पर सेक्टर बनाने के साथ ही बीजेपी ने सभी क्षेत्रों में पार्टी की जड़ें मजबूत करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। 6 से 8 जुलाई के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 6 जुलाई को नॉर्थ रीजन में आने वाले राज्यों की बैठक हो चुकी है। 7 जुलाई यानी कि आज साउथ रीजन के राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक होनी है, जबकि 8 जुलाई को ईस्ट रीजन के पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में रीजन में आने वाले राज्यों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, सांसद, विधायक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। मीटिंग में 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के करीब आ रहे हैं? दरअसल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है। इसमें विपक्ष के कई नेताओं को दिखाया गया है, लेकिन इस पोस्टर्स में नीतीश कुमार नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ विपक्षी नेताओं की तस्वीर लगाई है। तस्वीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव देखे जा सकते हैं। इस पोस्टर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गायब हैं। अब पटना में हुई विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस वीडियो को देखिए। 23 जून के इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में नीतीश कुमार को देखा जा सकता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। हर बार अपने भाषण में नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलने वाले अमित शाह जो लगातार कहते रहे हैं नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उन्होंने लखीसराय की जनसभा में नीतीश कुमार पर सीधे सवाल नहीं उठाए थे। इस बारे में जब बीजेपी प्रवक्ता और बिहार से ही सांसद रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो उन्होंने नीतीश कुमार की बीजेपी में एंट्री की खबरों को सिरे से नकार दिया। नीतीश कुमार के दरवाजे बंद हैं। नीतीश जी हमारा कुल खानदान और गोत्र जानते हैं और हम भी उनका कुल खानदान और गोत्र जानते हैं। तो एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा हो रही है तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार में मंत्री चंद्रशेखर की एक आईएएस अफसर के साथ विवाद की खबर सामने आई है। पहले से ही कई तरह की परेशानियों का सामना कर रही बिहार की नीतीश सरकार के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है। दरअसल सरकार के शिक्षा विभाग के अंदर मंत्री और विभागीय सचिव के बीच ठन गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए आज सीएम नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को तलब किया गया। शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव से अलग अलग बात की गई। हालांकि जब शिक्षा मंत्री बैठक से बाहर निकले तो उनके सुर अलग ही नजर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में कोई वार्ता नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मैं आया, विभाग की प्रगति के बारे में बोला है। इस बीच आरजेडी अपने मंत्री चंद्रशेखर के साथ खड़ी नजर आई। उल्टे पार्टी ने के पाठक को नसीहत भी दे डाली। मंत्री से मैं करूंगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। पहली नजर में ये मंत्री और अफसर के बीच का विवाद नजर आता है, लेकिन अगर इसकी तह में जाएं तो ये विवाद महागठबंधन की सेहत के लिए बुरा हो सकता है। और देखिए, महाराष्ट्र में चाचा भतीजे यानी शरद पवार अजित पवार की लड़ाई बढ़ती जा रही है। पार्टी पर कब्जे की जंग और भी तेज हो गई है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई नाम और निशान पर आ गई है। एनसीपी का सियासी संग्राम अब निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच सिंबल और पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आर पार की जंग हो रही है। एनसीपी का शरद पवार वाला गुट आज दिल्ली में चुनाव आयोग जाकर एनसीपी पर अपने दावे के दस्तावेज सौंपेगा। एनसीपी का अजित पवार वाला गुट 30 जून को ही पार्टी और सिंबल पर अपने दावे की चिट्ठी पहले ही चुनाव आयोग को सौंप चुका है। इधर दिल्ली में एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद शरद पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष बताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं प्रेसिडेंट हूं। उससे doesn't allow stopping. Now I work more effectively. मेरे 82 और 92। इसके पहले अजित पवार ने बयान जारी कर कहा है कि अगली एनसीपी हम हैं, इसलिए शरद पवार को बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शरद पवार से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इसी बीच बीजेपी विधायकों और पार्षदों की आज बैठक होनी है, जिसमें विधानसभा सत्र और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। एक ओर कांग्रेस जल्द से जल्द पार्टी के अंदर की रस्साकशी खत्म करने में लगी है और दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां अपनी अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने में जुट गई हैं। इसी को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व ने आज दिल्ली बुलाया है, जहां राजस्थान की चुनावी तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। अचानक बुलाई गई इस बैठक की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से बुलावा आते ही वसुंधरा राजे सिंधिया अपने कार्यक्रमों को रद्द करके कार से ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी गहलोत और पायलट के बीच लंबे अरसे से चल रहे सियासी टकराव को खत्म करने के लिए पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है। इसी को लेकर गुरुवार को दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत से नाराज चल रहे सचिन पायलट ने राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सत्ता परिवर्तन की परंपरा को तोड़कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनवाने का दम भरा है।
तो यूसीसी को लेकर जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लिंक जारी करके लोगों से राय मांगी है, तो वहीं इस मामले में सियासत भी जोर शोर से हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने यूसीसी को लेकर एक अपील की है, जिसके तहत मस्जिद के इमाम जुमे की नमाज से पहले होने वाले खुतबे में लोगों को यूसीसी के बारे में बताएं। तो उसमें कहीं ना कहीं खतरा इस बात का है कि हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं उस पर अमल करने से हमें कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। पर्सनल लॉ बोर्ड की इस कवायद पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कड़ा एतराज जताया है। मैं कहूँगा कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कम से कम मुस्लिम युवाओं के बारे में, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कुछ तो चिंतन करे। दूसरी ओर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यूसीसी पर कांग्रेस से स्थिति साफ करने को कहा है, तो वहीं मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन का यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धमकी भरा बयान सामने आया है। जाहिर सी बात है, देखिए, जब ईमान के ऊपर आंच आती है इंसान, जब आस्थाओं पे चोट होती है तो ज्वार भाटा तो आते ही है। चीन और पाकिस्तान बाढ़ से हलकान है, तो वहां कैसे हालात हैं ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यूरोपीय देश स्पेन से बाढ़ की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के जारागोजा में सैलाब के आगे गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं और वहीं लोग जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। सैलाब के बीच मौत से लड़ती जिंदगी, बहा कर ले जाने को बेताब आसमानी आफत, माचिस की डिब्बी की तरह बहती गाड़ियां, सड़क पर सैलाब का डराने वाला रूप, बाढ़ की खौफ से भर देने वाली तस्वीर। स्पेन के जारागोजा प्रांत में बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया कि जिंदगी को संभलने का मौका तक नहीं। देखिए इस पानी की रफ्तार कितनी तेज है कि सड़क किनारे खड़ी कारें किसी खिलौने की तरह इसके बहाव में बहती चली जा रही हैं। इसी बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई। एक महिला सैलाब के बीच में खड़ी कार की छत पर बैठकर अपनी जिंदगी को जल के जंजाल से बचाने की कोशिश कर रही है। कार को चारों ओर से बाढ़ ने घेर रखा है। पानी इतना ज्यादा है कि पूरी कार इसकी चपेट में है। पानी तेज रफ्तार के साथ इस कार को बहा कर ले जाने को बेताब नजर आ रहा है। इसका शोर आप साफ साफ सुन सकते हैं। ऐसे में ये महिला ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रही है कि कैसे भी करके इस मुश्किल हालात से उसे बाहर निकलने का एक मौका मिल जाए। स्पेन में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गए हैं। जारगोजा में अचानक सड़क पर सैलाब बहने लगा। पानी अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा कर ले जाने का मादा रखता है, तो फिर इन गाड़ियों की क्या मिसाल। देखिए सड़क पर कैसे एक के बाद एक कारें बाढ़ के पानी में बहती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में बाढ़ की भयावहता को साफ देखा जा सकता है। तो जुलाई में बारिश के चलते बाढ़ से न सिर्फ हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में हालात खराब हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चीन के अलग अलग हिस्सों से बर्बादी की, बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कुदरत का ऐसा कहर देखने को मिला है जिसके आगे जिंदगी बेबस नजर आ रही है। घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, गाड़ियां खिलौने की तरह सैलाब में बहती दिखाई दे रही हैं। ड्रैगन इन दिनों कुदरत के कहर से परेशान है। चीन पर इन दिनों मौसम की मार कहर बनकर टूट रही है। चीन के कई इलाके भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश ने चीन के लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है। दक्षिण पश्चिमी चीन के पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। देखिए कुदरत का कहर किस तरह से टूटा है कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें चीन के पहाड़ी इलाके चोंगकिंग की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये घर देखते ही देखते नदी में समा गए। बाढ़ के पानी से हुए कटान के चलते ये इमारत कुछ ही देर में धराशायी हो गई। अब जरा खिलौनों की तरह बहती इन गाड़ियों को देखिए। सैलाब ने अपना अलग ही रास्ता बना लिया और जब ये सड़कों पर निकला तो गाड़ियां खिलौने की तरह इसके साथ बहती दिखाई दी। सिर्फ कार ही नहीं बल्कि ट्रक भी इस बाढ़ के पानी में बह गए। लोग इस खौफनाक मंजर को खड़े होकर देखने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुदरत का कहर है जिसके आगे इंसानों की कोई बिसात नहीं। देखिए बाढ़ ने कैसे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। घरों में रखा सामान बाढ़ की चपेट में आने के बाद से बर्बाद हो गया है। लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया। घरों और होटलों में मलबा दाखिल हो गया है। लोग खुद ही मलबे को हटाने के काम में जुटे दिखाई दिए। ड्रोन की मदद से ली गई इन तस्वीरों को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे चीन में आसमानी आफत का कहर बरपा है। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी चीन के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते आई बाढ़ ने करीब 15 लोगों की जिंदगी को छीन लिया, जबकि हजारों लोगों को इस विनाशकारी बाढ़ से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला चोंगकिंग इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सड़क पर इस तरह से सैलाब बह रहा है मानो नदी ने अपना रास्ता इस रिहायशी इलाके की ओर कर लिया। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन तस्वीरों को देखिए कैसे नाव के जरिए लोगों को बाढ़ से बचाने की कोशिश की जा रही है। ट्यूब के सहारे लोग बाढ़ से जूझते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइड ने रास्तों को बंद कर दिया है, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। चीन में बाढ़ के हालात से कैसे जनजीवन प्रभावित है और किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है वो भी जान लीजिए। दक्षिण पश्चिमी चीन में मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। वांझो जिले का चोंगकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां बाढ़ से अब तक 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हालात को देखते हुए बोट से लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीमें जुटी हैं। सड़कों से मलबों को साफ किया जा रहा है। सिचुआन के 85,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपको बता दें कि हर साल मौसमी बारिश के चलते चीन के बड़े हिस्से में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। चीन का दक्षिणी इलाका बाढ़ की चपेट में होता है, लेकिन पिछले 50 साल में इस बार चीन के उत्तरी इलाके में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। 2021 में हेनान प्रांत में बाढ़ से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि चीन की सबसे घातक और विनाशकारी बाढ़ 1998 में आई थी, जब 4000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और महंगाई की मार झेल रहा पाकिस्तान फिर बाढ़ के चलते कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया है। लाहौर में बादल ऐसे बरसे कि पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बिल्कुल, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और कुदरती कहर के आगे घुटने टेक चुका पाकिस्तान अब मदद की गुहार लगा रहा है। बारिश ने फिर तोड़ी पाकिस्तान की कमर। सड़क पर फिर दिखा कुदरत का कहर।
लाहौर में टूटा 30 साल का रिकॉर्ड। बारिश ने मुश्किल किए हालात। आसमानी आफत ने ली 17 लोगों की जान। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं या फिर किसी नदी में तैर रही हैं। एक बार फिर पाकिस्तान बाढ़ के प्रकोप के चलते बदहाली के आंसू बहा रहा है। एक बार फिर कंगाल होते पाकिस्तान पर कुदरत कहर बनकर टूटी है। पाकिस्तान के लाहौर की ये तस्वीरें देखिए। जल भराव के चलते पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। चौक चौराहे पर बाढ़ का पानी लोगों की परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और इस सैलाब के बीच कामकाजी लोग आवाजाही को मजबूर हैं। पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की मार तो पहले से ही थी, अब आसमानी आफत के कहर ने इनकी परेशानियों में और इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश से अलग अलग हादसों में अब तक 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। लाहौर में बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सड़कें पानी से लबालब हैं, गाड़ियां आधी आधी पानी में डूबी हुई हैं। कुछ गाड़ियां बंद हो जा रही हैं, जिन्हें धक्का देकर पानी से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। घुटनों तक भरे पानी में लोग चलने को मजबूर हैं। पाकिस्तान में अभी क्या हालात हैं और आगे क्या मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, उन्हें भी समझ लीजिए। लाहौर में बारिश ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 10 घंटे में लाहौर में 291 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बारिश के चलते हादसों में 17 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। पाकिस्तान के प्रांतीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुंजरावाला, लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और बहावलनगर के निचले इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। एक और लाहौर में बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी तेज गेंदबाज और पंजाब प्रांत के खेल मंत्री वहाब रियाज बारिश के पानी से भरे लाहौर की सड़कों पर तेज रफ्तार कार से फर्राटा भरते दिखे। वहाब की कार से उठने वाले गंदे पानी की छींटें सड़क किनारे खड़े लोगों पर पड़ी, जिसके बाद उनकी इस हरकत पर जमकर विरोध होने लगा। सोशल मीडिया पर लोग वहाब रियाज को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले साल आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई थी। बाढ़ की मार झेलने के बाद अब तक पाकिस्तान उससे पूरी तरह उबर नहीं पाया था और अब फिर कंगाली की मार झेल रहा पाकिस्तान दुनिया भर से मदद की गुहार लगा रहा है।